अध्याय 14 तुगलक वंश पार्ट 1 गियासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 1 तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक शाह यानी गाजी तुगलक था। प्रश्न 2 गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल क्या था? उत्तर गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। प्रश्न 3 गियासुद्दीन तुगलक के माता पिता कौन थे? उत्तर उसका पिता बलबन का एक तुर्की गुलाम था और माता पंजाब की एक जाटनी थी। प्रश्न 4 गियासुद्दीन ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया था? उत्तर उसने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था। प्रश्न 5 वो पंजाब का सूबेदार कब और कहां नियुक्त हुआ? उत्तर वो 1305 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ और दीपालपुर उसकी राजधानी थी। प्रश्न 6 पंजाब के सूबेदार के रूप में उसका मुख्य कार्य क्या था? उत्तर उसे मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा का भार सौंपा गया था। प्रश्न 7 उसे मलिक उल गाजी के नाम से क्यों जाना जाता था? उत्तर क्योंकि उसने 29 बार मंगोल आक्रमणकारियों से टक्कर ली और उन्हें पराजित किया। प्रश्न 8 गियासुद्दीन ने किसके विरुद्ध विद्रोह संगठित करके सिंहासन प्राप्त किया? उत्तर उसने खुसरव के विरुद्ध विद्रोह संगठित किया, उसे हराया और मारकर सिंहासन प्राप्त किया। प्रश्न 9 वह किस तिथि को सिंहासन पर बैठा? उत्तर वह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 10 सिंहासन पर बैठते समय उसने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर उसने गियासुद्दीन तुगलक शाह गाजी की उपाधि धारण की। प्रश्न 11 दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा? उत्तर गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। प्रश्न 12 सुल्तान बनने के बाद उसका पहला कार्य क्या था? उत्तर सुल्तान बनने के बाद उसका पहला कार्य अमीरों तथा जनता को प्रसन्न करना था। प्रश्न 13 अलाउद्दीन खलजी द्वारा छीनी गई भूमि का गियासुद्दीन ने क्या किया? उत्तर जिन लोगों की भूमि अलाउद्दीन खलजी ने छीन ली थी उन्हें वो फिर वापस दे दी गई। प्रश्न 14 शेख निसामुद्दीन औलिया के साथ गियासुद्दीन का क्या विवाद था? उत्तर खुसरव ने एक औलिया को 5 लाख टंका दिया था जिसे औलिया ने यह कहकर लौटाने से इनकार कर दिया था कि मैंने वह धन दान कर दिया है। इसी बात पर सुल्तान उनसे क्रुद्ध था। प्रश्न 15 गियासुद्दीन ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए क्या नियम बनाया? उत्तर उसने आज्ञा जारी की कि दीवाने विजारत को 1 वर्ष में किसी इक्ता के राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 16 राजस्व बढ़ाने के लिए गियासुद्दीन की क्या नीति थी? उत्तर उसका विश्वास था कि राजस्व बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय लगान में बढ़ोतरी करना नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र को विस्तृत करना है। प्रश्न 17 गियासुद्दीन की कृषि नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर बहुत सी बंजर भूमि को कृषि के योग्य बनाया गया, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई, अनेक उजड़ गांव फिर से बस गए, सिंचाई के लिए नहरें खोदी गई और बाग लगाए गए। प्रश्न 18 यातायात और डाक व्यवस्था में सुधार के लिए उसने क्या किया? उत्तर उसने सड़कें साफ करवाईं, किलों पुलों और नहरों का निर्माण कराया तथा हकारों और घुड़सवारों द्वारा संचालित डाक व्यवस्था को सुसंगठित किया। प्रश्न 19 न्याय विभाग में उसने क्या सुधार किया? उत्तर उसने राजकीय ऋण वसूल करने के लिए शारीरिक यातनाएं देने की प्रथा को बंद कर दिया। प्रश्न 20 हिंदुओं के प्रति गियासुद्दीन की नीति कैसी थी? उत्तर हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं था। उसने नियम जारी किया कि हिंदुओं को इतना धन एकत्र करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए कि वे विद्रोह कर सकें। प्रश्न 21 अपने निजी जीवन में गियासुद्दीन कैसा मुसलमान था? उत्तर वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था जो अपने धर्म के नियमों का बड़ी सावधानी से पालन करता था। प्रश्न 22 उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उन राज्यों का दमन करना था जिन्होंने खुसरव के शासनकाल में दिल्ली प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त कर लिया था। प्रश्न 23 वरंगल पर प्रथम आक्रमण के लिए किसे भेजा गया था? उत्तर 1321 ईस्वी में वरंगल पर आक्रमण के लिए सुल्तान ने अपने पुत्र जूना खां यानी उलुग खां को भेजा था।
प्रश्न 24, वरंगल पर पहला आक्रमण असफल क्यों हुआ? उत्तर, दिल्ली से समाचार मिलना बंद हो जाने के कारण यह अफवाह फैल गई कि गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई है, जिससे जूना खां ने घेरा उठा लिया और दिल्ली की ओर चल पड़ा। प्रश्न 25, वरंगल पर दूसरा आक्रमण कब किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, दूसरा आक्रमण 1323 ईस्वी में किया गया। इस बार राजा प्रताप रुद्रदेव, उसके परिवार और सामंतों को बंदी बना लिया गया और तेलंगाना पर दिल्ली का अधिकार हो गया। प्रश्न 26, विजय के बाद वरंगल का नाम बदलकर क्या रखा गया? उत्तर, वरंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। प्रश्न 27, तेलंगाना से लौटते समय जूना खान ने किस राज्य पर धावा बोला? उत्तर, उसने ओडिशा के उत्कल राज्य यानी जजन नगर पर धावा बोला। प्रश्न 28, गियासुद्दीन ने बंगाल पर आक्रमण क्यों किया? उत्तर, बंगाल के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे 3 भाइयों में से एक नासिरुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी थी। प्रश्न 29, बंगाल अभियान का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, बंगाल का शासक गियासुद्दीन पराजित हुआ और नासिरुद्दीन को दिल्ली सल्तनत की अधीनता में बंगाल के सिंहासन पर बिठा दिया गया। पूर्वी बंगाल को सीधे दिल्ली के राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न 30, बंगाल से लौटते समय सुल्तान ने किस हिंदू राजा पर आक्रमण किया? उत्तर, बंगाल से लौटते समय उसने तिरहुत यानी मिथिला के राजा हरसिंह देव पर आक्रमण किया। प्रश्न 31, गियासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, दिल्ली के पास अफगानपुर में उसके स्वागत के लिए बनाए गए एक लकड़ी के महल के ढह जाने से वह और उसका दूसरा पुत्र महमूद उसी में दबकर मर गए। प्रश्न 32, गियासुद्दीन के स्वागत के लिए लकड़ी का महल किसने बनवाया था? उत्तर, उसके पुत्र जूना खां यानी उलुग खां ने बनवाया था। प्रश्न 33, निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान की धमकी के उत्तर में क्या प्रसिद्ध वाक्य कहा था? उत्तर, औलिया ने उत्तर दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी हुनूज दिल्ली दूर अस्त। प्रश्न 34, सुल्तान की मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के क्या 2 मत हैं? उत्तर, कुछ इतिहासकार यानी डॉक्टर मेहदी हुसैन मानते हैं कि महल स्वतः गिर पड़ा, जबकि अन्य यानी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा कुल्जले हेग मानते हैं कि यह जूना खां द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र का परिणाम था। प्रश्न 35, षड्यंत्र का सिद्धांत किस यात्री के कथन पर आधारित है? उत्तर, यह सिद्धांत प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के कथन पर आधारित है। प्रश्न 36, इब्न बतूता को यह सूचना किससे मिली थी? उत्तर, इब्न बतूता को यह सूचना शेख रुकनुद्दीन से मिली थी, जो उस समय महल में उपस्थित थे। प्रश्न 37, एक शासक के रूप में गियासुद्दीन में क्या गुण थे? उत्तर, वह एक अनुभवी सैनिक, सुलझा हुआ सेना नायक, स्वामी भक्त पदाधिकारी और सफल सीमा रक्षक था। उसने राज्य में शांति तथा व्यवस्था कायम की। प्रश्न 38, गियासुद्दीन ने सैन्य संगठन में क्या सुधार कायम रखे? उत्तर, उसने सिपाहियों की हुलिया रखने और घोड़ों को दागने आदि अलाउद्दीन के सुधारों को पूर्ववत कायम रखा। प्रश्न 39, गियासुद्दीन को किस चीज के निर्माण का शौक था? उत्तर, उसे इमारतों विशेषकर किलों का बड़ा शौक था। प्रश्न 40, गियासुद्दीन द्वारा बनवाए गए विशाल दुर्ग का क्या नाम है? उत्तर, उसने तुगलकाबाद नामक एक विशाल दुर्ग की नींव डाली। प्रश्न 41, इब्न बतूता के अनुसार गियासुद्दीन के महल की क्या विशेषता थी? उत्तर, उसका मुख्य महल सुनहरी ईंटों का बना हुआ था, जो धूप में इतनी तेजी से चमकती थी कि उन पर किसी की दृष्टि नहीं टिक सकती थी। प्रश्न 42, खुसरौ का समर्थन करने वाले अमीरों के प्रति सुल्तान की क्या नीति थी? उत्तर, एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति उसने उनका विरोध नहीं किया और उन्हें अपने पदों पर स्थायी कर दिया। प्रश्न 43, सुल्तान की समृद्धि के लिए गियासुद्दीन किसे महत्वपूर्ण मानता था? उत्तर, उसका विश्वास था कि राज्य की समृद्धि कृषकों की भलाई पर निर्भर होती है। प्रश्न 44, गियासुद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने कब आक्रमण किया? उत्तर, 1324 ईस्वी में मंगोलों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, किंतु वे पराजित हुए। प्रश्न 45, जूना खां किस शेख का शिष्य बन गया था? उत्तर, वह शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया था, जिनके सुल्तान से अच्छे संबंध नहीं थे। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।